हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीबीएसई एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको केस स्टडी क्वेश्चन में डर लगता है या फिर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको अप्रोच बताएंगे किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने का, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फिर जाके अगर आपको बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले केस स्टडी से। बच्चों, पहला केस स्टडी क्या है? एबीसी हैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक केस स्टडी है जो कि प्रैक्टिकली लाइफ में हुआ है ये। ठीक है, इसमें बच्चों सना एक मैनेजर थी, उस प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और नाम है। वैसे सना मान लो एक ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड की। ठीक है, ठीक है, वो क्या फेस कर रही है? कुछ क्रिटिकल डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट वैरायटी और रिसोर्स एलोकेशन, ताकि क्या प्रमोट कर सके ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्टमैनशिप को। यानी उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन लेने में, किसके रिगार्डिंग कि प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी बनाई जाए और रिसोर्सेज को किस प्रकार से एलोकेट किया जाए। ठीक है बच्चों, तो इसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में, व्हेन सना अपॉइंट, यानी सना अपॉइंट करती है एक स्किल डिज़ाइनर को, ताकि क्या क्रिएट कर सके? वो एक न्यू हैंडक्राफ्ट पैटर्न क्रिएट कर सके। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ इस लाइन से विच मैनेजमेंट फंक्शन जो इज बीइंग डिमोनिस्ट्रेटेड। सर ऊपर का लाइन से मतलब कुछ मैच नहीं करना बच्चों, ऊपर का लाइन आपको बस एक बेस बनाने के लिए दिया गया था। ठीक है, जैसे आपको पता चल जाए, आपका दिमाग उसमें घूम जाए कि एक एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है, वो क्या है? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बनाती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, इंडियन ट्रेडिशन को प्रमोट करना चाहती है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी ऊपर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रही है सना? अपॉइंट कर दिया। क्या कर रही है? अपॉइंट कर रही है एक स्किल डिज़ाइनर को। तो बच्चों एक बात गांठ मान लो, जब भी आपको रिक्रूट वर्ड आए, क्या रिक्रूट वर्ड आए, अपॉइंट वर्ड आए, ठीक है, या फिर सिलेक्शन वर्ड आया, सिलेक्ट करा है किसी चीज़ को, तो बच्चों इन तीनों वर्ड का सिर्फ आंसर एक होता है, क्या? स्टाफिंग। क्योंकि स्टाफिंग चैप्टर में ही हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं या फिर सिलेक्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो इस वाले में देखो पहली लाइन से ही हमारे पास चल गया कि सना ने अपॉइंट करा, यानी रिक्रूट करा, यानी एक एम्प्लॉय को हायर करा। तो ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों? मैनेजमेंट का स्टाफिंग प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या जो एग्जामिनर पूछ रहा है, सना ने सजेस्ट करा, क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहती है? वो सिल्क बेड कवर क्या प्रोड्यूस करना चाहती है? कब? डूरिंग द फेस्टिवल सीजन, यानी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो सना कह रही है, यानी सजेस्ट कर रही है कि हमें सिल्क बेड कवर को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। और वो सिल्क बेड कवर किसका होगा? कॉटन का होगा। किसका होगा? कॉटन का होगा, जो कि रेगुलरली यूज़ करेंगे लोग। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है विच मैनेजमेंट फंक्शन इज दिस, तो ये कौन सा फंक्शन है? क्या कंट्रोलिंग है, क्या स्टाफिंग है, क्या प्लानिंग है, क्या ऑर्गेनाइजिंग है? देखो ऑप्शन पढ़ने से हमें ये पता चल गया कि हमें जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है POSDC, उनमें से बात कर रहा है। बच्चों देखो यहाँ पे सना क्या कह रही है, कौन सा बेड प्रोड्यूस करना है, कौन से मतलब किस क्वालिटी का। ठीक है, तो बच्चों सिल्क बेड, कैसा बेड? सिल्क बेड की यहाँ पे सिल्क बेड कवर की यहाँ बात हो रही है, यानी क्या प्रोड्यूस करना है? सिल्क बेड प्रोड्यूस करना है। व्हेन प्रोड्यूस, यानी कब प्रोड्यूस करना है? गर्मी के सीजन में करना है, फेस्टिवल सीजन में करना है, ठंडी के सीजन में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डूरिंग द फेस्टिवल सीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैरायटी बता दी, किस में? कॉटन में। किस में? कॉटन में होना चाहिए वो सिल्क बेड। तो बच्चों आपको कुछ प्लानिंग जैसा नहीं लग रहा है? अगर आपने प्लानिंग पढ़ी होगी तो प्लानिंग का मेन कंसेप्ट क्या? प्लानिंग की पहली लाइन ही होती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है? सिल्क बेड कवर। व्हेन प्रोड्यूस करना है? डूरिंग द फेस्टिवल सीजन। ठीक है, तो आप जब देखो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब बच्चों ये कौन सा है? प्लानिंग की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सेम ये क्वेश्चन नंबर पहला ही जो सना वाला है उसी का तीसरा वर्जन है। सना अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के लिए है? डिसीजन मेकिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, रिसोर्सेज को एलोकेशन के लिए सना रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ बच्चों कोऑर्डिनेशन करना किसमें? बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द वर्कर। टॉप मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कम्युनिकेट करने में भी वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो बताओ बच्चों मैनेजमेंट, कौन से मैनेजमेंट लेवल पर सना वर्किंग काम कर रही है? बच्चों आपको पता होना चाहिए 3 मैनेजमेंट लेवल होते हैं, एक टॉप, एक मिडल और एक लोअर। अब बच्चों क्वेश्चन ने कितने चालाकी से आपको घुमा दिया, क्या वर्ड दे के? डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन। ठीक है, पर आपको वो ऑप्शन नहीं दिया। देखो लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, शॉप फ्लोर लेवल। ठीक है, तो यहाँ बच्चे क्या होता है? कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों पर साथ ही साथ देखो क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है कोऑर्डिनेशन करना, बिचौलिया, यानी कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है?
टॉप मैनेजमेंट की बात को सुनना और वर्कर को बताना, यानी बीच का काम करिए, यानी बिचौलिए का काम कर रही है सना। तो देखो टॉप मैनेजमेंट से काम सुना, लोअर को बताया, तो जाहिर सी बात है सना कौन से लेवल पे काम कर रही होगी सर, सना मिडिल लेवल पे काम कर रही होगी। ठीक है, तो बच्चों जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन केस स्टडी में जो जो क्वेश्चन दिया उसका हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, नहीं, आपको एक दो कीवर्ड ही क्या होंगे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको क्या होंगे ढूंढना होगा। और वो आप कब कर सकते हो, जब ज़्यादा ज़्यादा केस स्टडी या तो आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं खुद से ट्राई कर सकते हो तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस को देखोगे। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ABC हैंडक्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव है क्या, प्रमोट करना इंडियन हैंडक्राफ्ट कल्चर को, साथ ही साथ प्रिजर्व करना है, बनाए रखना हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को, कितने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को साथ ही साथ क्या बनाए रखना, ताकि वो फ्यूचर में विलुप्त ना हो जाए। तो पूछ रखा है कौन सा हाईलाइट यहाँ पे बच्चों मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक हो रहा है, बता रहा है, यानी मैनेजमेंट की कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है हाईलाइट हो रही है। बच्चों हमने पढ़ा था यहाँ पे कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस की बात हो रही है सर, कंटिन्यूस प्रोसेस हो तो प्लानिंग में आता है, ऐसी कोई प्लानिंग की तो बात तो हो नहीं रही, क्योंकि होती तो वैन और वट का आंसर मिल जाता। तो ये तो सर आंसर है नहीं। इंटेंजिबल फोर्स, सर इंटेंजिबल फोर्स कैसे हो सकती है, हैंडक्राफ्ट तो हम चीज़ छू सकते हैं, तो सर ये भी बात नहीं हुई। परवेसिव, परवेसिव सर परवेसिव भी हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा था। तो बाय डिफॉल्ट बच्चों क्या आंसर हो गया, गोल ओरिएंटेड हो रहा है। और अगर आप इससे भी समझते हो, देखो ऑब्जेक्टिव बताया, यानी उसने अपना मकसद बताया, उसका मकसद क्या है, यानी एक कंपनी जो है किस मकसद से काम करना चाहती है। जैसे मेरा मकसद क्या है, 1000 बच्चों तक क्या करना, इस वीडियो को पहुंचाना, तो ये मेरा मकसद है, यानी किस मकसद में 1000 बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके और वो पेपर में अच्छे नंबर ला सके। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का होता था मकसद, उसका मकसद था इंडियन हैंडक्राफ्ट को प्रमोट करना और साथ ही साथ प्रिजर्व करना, यानी उसका गोल था, उसका ये क्या था, गोल था, और जो कि क्या ओरिएंटेड, मतलब उसे सब चीज़ क्या प्री प्लान तरीके से सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर रखा था। ठीक है, आई होप बच्चों आपको जो है ये समझ आया होगा पहली केस स्टडी। ठीक है बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने दूसरे केस स्टडी की तरफ। दूसरा केस स्टडी बच्चों किसके बारे में बात करता है, एक बोटिक के बारे में बात करते हैं। बच्चों बोटिक क्या होता है, एक ऐसा मान लो शोरूम, मान लो शोरूम टाइप है, जहाँ पे क्या होता है कपड़े होते हैं, या फिर टेलरिंग का जहाँ पे काम होता हो, ठीक है, जहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग का काम होता हो, ठीक है, या फिर मान लो वुमेन थोड़े से वो क्या मतलब स्टोर सा नहीं खोल लेती है, जहाँ पे वुमेन्स काम करती रहती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई इन सब का एक ग्रुप बना लेती है, वही होता है बच्चों बुटीक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बातचीत चल रही है बच्चों, अदिति एक बुटीक मैनेजर है, ठीक है, उसने अप्लाई करा कुछ फंडामेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल को। ठीक है, अब देखो बच्चों जहाँ पे ये बात आई फंडामेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, आपका दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए फेयोल एंड टेलर। अगर आपको ये दो वर्ड नहीं आते तो आपका पढ़ाई करने का छोड़ देना चाहिए, या फिर आप बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाला होगा, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ। ठीक है, फेयोल और टेलर। ठीक है, साथ ही साथ उसने क्या करा, वर्क डिवीजन कर दिया टू एम्प्लॉय में, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग होता है, क्रिएटिंग करना है, और एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज रिटेल ऑपरेशन को चलाना है, रिटेल ऑपरेशन को क्या करना, चलाना। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से इस केस स्टडी से अभी तक हमने समझा कि फेयोल एंड टेलर के प्रिंसिपल पे कुछ केस स्टडी पूछने वाले हैं हमसे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अदिति डिवाइड कर देती है बुटीक ऑपरेशन को इनटू स्पेशलाइज यूनिट। ठीक है बच्चों, स्पेशलाइज यूनिट कौन कौन से है, वो टेलरिंग करना, डिजाइनिंग करना, सेल्स करना एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, विद साथ में टारगेटेड एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर ईच एरिया। एरिया सर, एरिया का मतलब ये सारे टेलरिंग डिजाइनिंग सेल्स कस्टमर सर्विस, ये सारे हो गए बच्चों यहाँ पे एरिया। बताओ कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो किया गया। सबसे पहले बच्चों जब भी हम स्पेशलाइज वर्क, यानी स्पेशलाइज वर्ड आया, डिवाइड वर्ड आया, तो ये हमें कौन बताता है, ये हम सर फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे बच्चों, 14 प्रिंसिपल दिए थे। अगर आपको फ्योल के 14 प्रिंसिपल नहीं पता तो मैंने इसके रिगार्डिंग में ऊपर एक वीडियो बना दी जिसमें शॉर्टकट तरीके से बताया, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों किस पे वर्क किया गया, डिवीजन ऑफ वर्क पे, क्या करना, काम को बांट देना, इस चीज़ में वर्क किया गया ना। देखो बच्चों है कीवर्ड, देखो स्पेशलाइज यूनिट, डिवाइड कर देना, साथ ही साथ उसने क्या करा, देखो हर चीज़ एक्टिविटी को क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, चाहती तो खुद भी कर सकती थी सब चीज़। ठीक है, साथ ही साथ उसने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी ईच एरिया में। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि क्या बताता है आपको, किसी भी क्वेश्चन का दिशा को बताते हैं। फिर बच्चों आगे चलते हैं, सेल्स पर्सन जो है क्या, अदिति ऊपर की केस स्टडी चल रही है बच्चों, अदिति बुटीक का आगे का क्वेश्चन है, सेल्स पर्सन कैन ऑफर डिस्काउंट अप टू 5% इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी अभी तक हमें पता चला कि सेल्स पर्सन को अधिकार है कि वो 5% तक
प्राइस में डिस्काउंट कर सकती है, बट एनी डिस्काउंट बियॉन्ड दिस रिक्वायर अदिति पर्सनल अप्रूवल। पर 5% से ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए उसे अदिति के रिक्वायर होगी। अब अदिति कौन है सर? अदिति ऊपर पड़ा है आपको, मैनेजर है। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल की यहाँ पे डिमोनिस्ट्रेट बातचीत करी गई है? सबसे पहला बच्चों ऑप्शन दे रखा है सेंट्रलाइजेशन की, दूसरा बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बच्चों ये तो काट दो, यहाँ पर कहाँ कमांड की बात हुई? किसी ने किसी को ऑर्डर दिया? सर ऑर्डर की कुछ बात ही नहीं हुई। अदिति ने ये थोड़े का सेल्स पर्सन को यार इधर आ सुन मेरी बात, या फिर कोई भी डायरेक्शन की बात हुई नहीं। तो ये तो बच्चों दो चीज़ तो आपको पेपर में क्या अननेसेसरी मिलेगी, जिसका कोई लेना देना नहीं होगा केस स्टडी से। ठीक है, तो हमें किस पे जंग लड़नी है? दो चीज़ों पे जंग लड़नी है। अब एक बात बताओ बच्चों, कहीं से भी आपको इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई कि तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? अथॉरिटी की तो बात आई, अदिति क्या है, उसके पास पावर है क्या किसी भी डिस्काउंट को कितना % देना, अदिति के पास पावर है। ठीक है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पे कहीं भी नहीं आई है। ठीक है, तो एक तो बच्चों ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों ये आंसर हो गया। अगर इस तरीके से नहीं समझ आया बच्चों तो आप ये देखो, एक कंपनी है, अब सेल्स कंपनी का तो सेल्स पर्सन कोई पावर नहीं है कि वो कितना % डिस्काउंट दे। सपोज कर लो कैसी कंपनी होगी जहाँ पे सेल्स पर्सन कोई नहीं पावर है कि वो सेल्स को बढ़ाने के लिए, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ किए जाते हैं, वो बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, प्राइस को कम करना, डिस्काउंट ऑफर करना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी नई स्कीम चलाना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेल्स पर्सन को सिर्फ 5% की पावर दी है। अगर उसे 5% से ऊपर जाना होगा तो उसको किसके पास जाना होगा? अदिति के पास। यानी अदिति के पास क्या है? कंपनी की सारी पावर है। इस तरीके से केस स्टडी में आप क्या एज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, पहला केस स्टडी 2 ही चल रहा है बच्चों अदिति वाला, उसके तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आफ्टर अ सक्सेसफुल बिजनेस ईयर, यानी उसका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है, चलना ही चाहिए क्योंकि उसने फेवर के प्रिंसिपल को अपनाया था, वर्क को डिवाइड करा था। अदिति ने ऑनर करा और प्रोमिस भी करा क्या कि वो अवॉर्ड करेगी बोनस, यानी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा किसको देगी? एम्प्लॉय को देगी। ठीक है, उसने क्या करा? प्रॉमिस करा, कमिट करा। पता कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पर हाईलाइटेड हुआ? जब बच्चों हम फेल का पढ़ते हैं 14 प्रिंसिपल, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए जब भी बोनस की बात आती है या फिर कोई भी टॉप लेवल कोई प्रॉमिस करता है, ओनर करता है किसको? एम्प्लॉय को, तो बच्चों क्या दिखाता है? इक्विटी दिखाता है। यानी इक्विटी का मतलब ये हो गया कि एक कंपनी के अंदर सभी लोग क्या है? सभी लोगों की इक्वल वैल्यू है, सभी की बात को सुनी जाएगी और सभी लोग क्या कंपनी में इंपॉर्टेंट रोल को क्या करते हैं? प्ले करते हैं। डिसिप्लिन की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, रेमुनरेशन कहीं सैलरी की बात नहीं हुई है कि अदिति ने कहा हो कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो हम सैलरी बढ़ाने वाले बात है। कोई भी इनिशिएटिव ऐसी कोई नहीं लिया गया कि कंपनी वर्कर के लिए कुछ इनिशिएटिव ऐसी बात हो। तो बच्चों यहाँ पे बस क्या किएगा? बोनस वर्ड। तो बच्चों याद रखो पेपर में जब भी बोनस वर्ड आए, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग आए और टॉप लेवल क्या करे? प्रोमिस करे या फिर कमिटमेंट करे, तो बच्चों ये क्या दिखाता है कि उस कंपनी में एम्प्लॉय को क्या है? ओनर दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनको क्या है? उनको मतलब कंपनी में एक हिस्सा माना जाता है कि आप भी कंपनी के क्या एक पार्ट हो, उन्हें कंपनी से अलग नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इन अदिति बुटीक, अदिति के बुटीक में ऑल द कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्लो थ्रू ऑफिशियल लाइन। अरे सर बस यहाँ फ्लो, इसको समझ के ही सर बाय डिफॉल्ट स्केलर चैन आंसर आ गया। देखो बच्चों क्या कह रहा है, अदिति बुटीक कंपनी में जो भी कुछ बातचीत करनी है या जो भी इंस्ट्रक्शन देना वो फ्लो होता है, बहता हुआ कह जाता है थ्रू अ चैनल, ऑफिशियली लाइन के थ्रू, जो कि कहाँ से बहता है? टॉप टू बॉटम। तो देखो बच्चों अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए थे जैसे ऊपर में आया था गोल ऑब्जेक्टिव का, तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आया था। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने एक बार भी मेरी वीडियो से पढ़ लिया या टीचर ने जो आपको पढ़ा है उससे पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं। आप इस चीज़ को पढ़ते ही, शुरू की एक लाइन को पढ़ते ही आंख बंद करके आप स्केलर चैन को क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। स्केलर चैन में क्या होता है? ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ठीक है, डी ई को बताएगा, फिर इसी तरीके से वापस घूम जाएगा। तो बच्चों क्या बनाता है? एक स्केलर चैन बनाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको सिर्फ एक ही ट्रिक यहाँ पर देना चाहूँगा, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, कीवर्ड्स को पकड़ो। ठीक है, एंड प्रिंसिपल जो है, अगर आप कीवर्ड्स को पकड़ लेते हो तो कोई भी प्रिंसिपल हो या कोई भी जो क्वेश्चन पूछ रहा हो आप तुरंत क्या कर लोगे? उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन होने वाला बच्चों वो हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि क्या है? CBSE का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी बताता हूँ, ये बच्चों बताओ किस पे बेस है? ये बच्चों मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, इस पे बेस है।
अरे सर इस चैप्टर को कैसे बोल सकते हैं, पहले दिन ही जब हम पढ़ाया गया था तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर हमारे टीचर के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, ये और साथ ही साथ बच्चों ये बताओ टीचर इसको क्यों फोकस करते हैं अपनी क्लास में पढ़ाते हो, क्योंकि बच्चों सीबीएसई का सबसे फेवरेट टॉपिक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सेम तरीका। एक प्रोडक्शन मैनेजर है, सर होगा ही वो तो, ठीक है, जिसका नाम क्या है, साहेब लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि कंडक्ट करता है एक सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वर्क प्लेस कंडीशन अफेक्ट, ठीक है, वर्कर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है साहिब लिमिटेड का, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और उसे समझा कि कैसे एक वर्क प्लेस में वर्कर की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, अफेक्ट कर सकते हैं, या कैसे अफेक्ट होती है इसके रिगार्डिंग बातचीत करी गई है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखो बच्चों केस स्टडी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है, उसने एक्सपेरिमेंट करा। बच्चों इस वर्ड को याद रखो, एक्सपेरिमेंट। पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ अब चलेगा ना, कैसे नहीं चलेगा। क्या बच्चों, एक्सपेरिमेंट करता है विद फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, लाइटिंग है कि नहीं प्रॉपरली, वेंटिलेशन है या नहीं, टेम्परेचर क्या है, ब्रेक शेड्यूल है क्या नहीं, हर की लंच में ब्रेक मिलता है कि नहीं मिलता है, ताकि एंड टू आइडेंटिफाई करता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस फैक्टर को। जिसको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस फैक्टर को आइडेंटिफाई करता है। बताओ बच्चों दिस डोमिनेट विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उनका कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। सर पहली नज़र में हमने एक्सपेरिमेंट देखा और हमें आंसर भी दिख रहा है मैनेजमेंट एज ए साइंस, और सर हमें कुछ और तरीका दिख नहीं रहा, ना ही आर्ट दिख रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। कहीं बच्चों गलत हो गया, यहाँ घुमाया ना, घुमा दिया ना एग्जामिनर ने आपको। एक्सपेरिमेंट दिया है, नो वर्ड, तो साइंस तो आना ही आना है बच्चों, इसमें तो कोई आपको दोहराई नहीं होना चाहिए। पर बच्चों साथ ही साथ देखो उसने वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करी है। किसके बारे में, वर्किंग कंडीशन, जैसे टेस्टिंग लाइट करना, टेम्परेचर करना, ब्रेक शेड्यूल करना। ये कब से साइंस में आने लगा है, साइंस ने ये कब से कहा कि ऑडिटिंग करो। ये ऑडिटिंग जैसे नहीं लग रहा आपको। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया, उसके अनुसार वो करो, चेक करो कि कोई चीज़ गलत है या नहीं। तो ये क्या हो गया बच्चों, आर्ट। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट से साइंस आया, वर्किंग कंडीशन जैसे ये सब चीज़ें, इन सब से आर्ट आया। तो यहाँ बच्चों दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट। प्रोफेशन कौन से कब से आने लगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो कीवर्ड्स को पकड़ो, आपकी गलती नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन घुमाएगा नो डाउट, पर ये कब ठीक होगा, जब ज़्यादा ज़्यादा आप केस स्टडी करोगे, चाहे मेरी वीडियो से कर लो, किसी और वीडियो से कर लो, टीचर्स के रेफर कर लो, किसी से भी करो। एट द एंड मोटिव आपका क्या होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने का। ठीक है ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब अलग क्वेश्चन है, उस केस स्टडी के रिगार्डिंग जो है उससे रिलेटेड है। पर बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्कर जो है, ये क्या पेन नहीं चल रहा बच्चों, वर्कर फटीग डिक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर इंस्टॉलिंग बेटर वेंटिलाइजेशन सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग वाटर कूलिंग फैसिलिटी थ्रू आउट द फैक्ट्री। मतलब इसमें क्या कह रहा है, वर्कर ने फटीग का विश्वास जो है वर्कर कंपनी, किसी भी एम्प्लॉय का विश्वास कंपनी पे क्या है, वो बढ़ता जा रहा है सिग्निफिकेंटली, जब क्या इंस्टॉलिंग करा बेटर वेंटिलेशन सिस्टम को, प्रोवाइड करा वाटर कूलिंग फैसिलिटी को थ्रू आउट द फैक्ट्री। ठीक है, बताओ दिस इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट विच फंक्शन, ये जो इंप्रूवमेंट करवाया है कंपनी ने अपने वर्करों के लिए, कौन सा फंक्शन में आता है। क्या प्लानिंग में, नहीं सर इंस्टॉलेशन की बात चल रही है, तो प्लानिंग में तो हम प्लान करते हैं, यहाँ तो हमने इंस्टॉल करवा दिया मैनेजमेंट ने, तो ये होगा नहीं। ठीक है, दूसरे नंबर पर बच्चों अब बताओ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को भी क्या करना, वो करना, दिशा निर्देश देना कि भाई इस तरीके से काम करिए। हाँ, वो कहीं भी दिख रहा है कि किसी मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए कहा हो, नहीं सर। तो बच्चों इसका डायरेक्टिंग भी तो दूर दूर तक आंसर नहीं है, तो पहला और चौथा तो आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चों किस पे डिवाइड होता है, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग में। बच्चों कंट्रोलिंग अगर आप ना बोलो तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमने प्लान करा है, ठीक है, और जो भी एक्चुअल हुआ है, उन दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है, उस डिफरेंस को ठीक करना, उस पर कंट्रोल लगाना होता है। अब बच्चों इसमें क्या ही डिफरेंस आएगा ये बताओ मुझे। वेंटिलेशन सिस्टम को ठीक लगाया, मतलब लाइटिंग नहीं होगी तो लाइटिंग कर दिया होगा, फैन लगा दिए होंगे ताकि हवा आर पार जा सके, वाटर फैसिलिटी लगाई। अब क्या क्या मैनेजमेंट ये दिखाई देगा कि पानी ठंडा आ रहा है कि नहीं आ रहा, गर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं। तो कंट्रोलिंग भी बच्चों यहाँ पे नहीं होगी, पर यहाँ बच्चों ऑर्गेनाइजिंग होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हर चीज़ जो भी जरूरत होती है कंपनी में उसको क्या करते हैं, ला के देते हैं। ऐसे मान लो अब एम्प्लॉई है, अभी तक अगर मान लो मेरे कंपनी में वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता तो कोई भी एम्प्लॉय
मतलब शुरू में तो काम करेगा, नो डाउट, मैं जब तक रहूँगा मैनेजर जब तक काम करेगा, लेकिन वो दिल से काम नहीं करेगा। उसे हमेशा डर बना रहेगा कि ये कितनी घटिया जगह है, हो सकता है कि उसे बीमारी भी हो जाए, ठीक है, पानी की फैसिलिटी नहीं है पीने के लिए, तो कोई भी एम्प्लॉय ज़्यादा लंबे समय तक मेरी कंपनी में काम करना नहीं चाहेगा। तो इन सब चीज़ों को सुधारना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट में इस वाले प्रोसेस में क्या करा बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन परफॉर्म करा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अभी तक केस स्टडी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, और वो कॉन्फिडेंस भी जैसे कि मैंने बताया था ऊपर बूस्ट हो रहा होगा, समझ रहे होंगे किसी भी केस स्टडी को किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बच्चों केस स्टडी नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, फेसिंग इंटेंस मार्केट कंपटीशन इन डाइचिम लिमिटेड। देखा बच्चों, नाम ही मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम, ये नहीं मैं चाहता तो इसमें सही से सिंपल ABC लिमिटेड नाम दे देता, मेरा क्या था, चाहता तो बिल्कुल ही एक लाइनर क्वेश्चन आंसर देता डैश इज अ आर्ट, डैश इज अ प्रोफेशन। नहीं, मैंने जो एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर उस हद तक मैं गया हूँ, आपके लिए केस स्टडी ढूंढ के लाऊँ फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी देख रहे होंगे कि केस स्टडी को छोटा मोटा नहीं है, इसमें दिमाग आपका भी लग रहा होगा। फेसिंग इंटेंस मार्केट कॉम्पिटिशन, ठीक है, इन डाइचिम लिमिटेड, इन डाइचिम लिमिटेड है, वो क्या फेस कर रहा है? मार्केट कंपटीशन बड़ी मात्रा में फेस कर रहा है, साथ ही साथ स्ट्रगल कर रहा है टू मीट एम्बिशियस सेल्स टारगेट। वर्ड देख रहे हो बच्चों, एम्बिशियस सेल्स टारगेट, ये नहीं कह रहा कि सेल्स टारगेट को अचीव करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, द प्रोडक्शन हैड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर सिस्टमेटिक इवेल्युएशन एंड सिस्टमेटिक रीवैम्पिंग। यानी जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका, उसने एनालाइज करा, ठीक है, और उसने जाना कि अब हमारे पास नीड होगी कि हम दोबारा से अपने पूरे प्रोसेस को क्या करें, इवैल्यूएशन करें और दोबारा से चेंजेस करें अगर ज़रूरत होगा, रीवैम्पिंग करना। ठीक है बच्चों, तो आपने इससे क्या समझा कि एक इंड डीचिम लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या करना चाह रही है, अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, वो स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल करने का मतलब अचीव नहीं कर पा रही है किसको? सेल्स टारगेट को। क्यों बच्चों? फेसिंग इंटेंस मार्केटिंग कंपटीशन, यानी मार्केट में बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया। आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा कि एक कंपनी है वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है, सिंपल सा ये लॉजिक है। आपको डिफिकल्ट वर्ड देंगे, आपको समझना पड़ेगा, आपको जो रेलिवेंट है उतना ही दिमाग में रखो, सबको फाड़ फूड़ के फेंक दो। ठीक है, कबाड़ को अपने दिमाग में रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है बच्चों। क्वेश्चन, द प्रोडक्शन हेड, कौन सा बच्चों? द प्रोडक्शन हेड एडवाइज करता है रीवैम्पिंग द एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम, ताकि टू अलाइन किया जा सके आउटपुट को विद सेल्स टारगेट। मतलब जो ये प्रोडक्शन मैनेजर है उसने क्या एडवाइस दी, उसने सलाह दी कि रीवैम्पिंग करो, दोबारा से क्या करो, वो पूरा प्रोसेस दोबारा से बनाओ, ठीक है, एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम को, और क्या करो, अलाइन करो, एक लाइन पे लेकर आओ, किसको? आउटपुट और सेल। जितना सेल्स हमें करना होगा उतना ही क्या करें, हम आउटपुट को बनाए, इस तरीके से क्या करो, पूरे प्रोडक्शन चैनल को क्या करो, डिवाइज करो। ठीक है, तो बताओ विच मैनेजमेंट फंक्शन इज बीइंग डिस्कस। तो कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन जो है डिस्कस हुआ है बच्चों? आप देखो, ऐसी नौबत कब आएगी जब हमें किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि हमने शुरू में बनाया था उसको चेंज करना पड़े। सर, जब एक्चुअली आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कि हमने शुरू में प्लानिंग के वक्त बनाया था उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिफरेंस आ रहा है। यानी एक्चुअली में हम 50 निकाल रहे हैं, प्लानिंग में हमने 500 की बात करी थी, अरे बाप रे बाप, 450 का लॉस खा रहे हैं। ठीक है, जब कंपनी ने इसको नोटिस करा होगा कि कितने का डेविएशन आ रहा है, तो 450 का, तो कंपनी का माथा ठनका, कंपनी का मैनेजर का। तो उसने क्या ऑर्डर दे दिया कि रिवाइज करो। नहीं, हमने बहुत ही जो है, या तो हम बहुत ही गलत सिस्टमेटिक चैनल उपयोग कर रहे हैं, या हमने कुछ एडवांस मात्रा में एडवांस क्या बना लिया, अपने स्ट्रैटेजी बना लिया। तो बच्चों एक कब पता चला होगा, जब हमने क्या करी, कंट्रोलिंग करी। क्योंकि कंट्रोलिंग का मोटिव क्या होता है? एक्चुअल को कंपेयर करना प्रोडक्शन से, और कुछ डेविएशन हो तो उससे क्या करना, ठीक करना। यहाँ डेविएशन क्या आती है, हमने 50 हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे और हमने 500 का टारगेट अचीव करने की सोची थी। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें शॉर्टकट किस क्या मिलेगा बच्चों? इसमें शॉर्टकट किस यही था कि हमने परफॉर्मेंस कंपेयर करा एक्चुअल का रियल में, और सिस्टमेटिक हमने देखा कि प्रोडक्शन में जो है क्या हो रहा है, हमें पूरी प्रोडक्शन चैनल को जो है दोबारा ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये जब भी पॉसिबल है जब बच्चों कंट्रोलिंग फंक्शन का उपयोग करा गया हो। हालांकि आपको लग रहा होगा आंसर कि सर ये तो प्लानिंग का दिख रहा है, पर इसमें बच्चों कंट्रोलिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन का हमें मोटिव भी जानना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन के फ्लो को भी समझना पड़ता है।
क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चेयरमैन, ठीक है, कॉल्स एन अर्जेंट डिपार्टमेंटल मीटिंग, क्या करा उसने, अर्जेंट डिपार्टमेंट मीटिंग बनाई एंड टू एड्रेस करा यानी बताया डिक्लाइनिंग सेल्स इशू यानी सेल्स में कमी के कारण क्या क्या, एंड मोटिवेट करा टीम को, और अपने टीम को मोटिवेट करा किस चीज़ के लिए, सेल और कम करने के लिए, नहीं सर, सेल बढ़ाने के लिए क्या करा, मोटिवेट करा। जब भी बच्चों देखो चेयरमैन आया उसने क्या करा, एड्रेस, एड्रेस का मतलब होना है डायरेक्शन देना, यानी किसी चीज़ को बताना, अपने एम्प्लॉय को बताया भाई देखो सेल्स इस कारण से कम हुई, और साथ ही साथ उसने क्या करा, मोटिवेट करा। अरे सर मोटिवेट वर्ड से याद आ गया, हमें डायरेक्टिंग, इसी में तो हमने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी। सर कैसी बात कर रहे हो, इसी में तो हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आपके ऊपर वाले चैनल में जो आपने हमें बताया था वो सब पढ़ा था। अगर आपने ये नहीं देखा बच्चों, ये सारे मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो अपलोड कर दिया, प्लीज़ मस्ट विजिट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, ठीक है बच्चों। कमेंट में ज़रूर लिखना आपको कैसा लग रहा है केस स्टडी, का मज़ा आ रहा है करने में, अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आखिरी केस स्टडी बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, वैसे कि इस वीडियो की आखिरी होने वाली है, पर मैं ऐसे ही आपके लिए और केस स्टडी लाता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो परेशान मत होना बस आप। क्वेश्चन पहले देख लेते, देखो क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, जैस्मिन अहलूवाली इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्या है, कंपनी का नाम है। जैस्मिन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इनिशियली स्ट्रगल, शुरू में बहुत स्ट्रगल करती, जाहिर सी बात है कंपनी खोलोगे शुरू में स्ट्रगल करेगी, किसके रिगार्डिंग, क्वालिटी इशू, अरे भाई साहब 2 नंबर का माल बना रही थी। व्हेन इंडिविजुअल हैंडल एंटर इवेंट अलोन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिकॉग्निशन ट्रांसफॉर्म देयर ऑपरेशन, तो उसने क्या करा, स्ट्रेटेजिक रीऑर्गेनाइजेशन करा अपने ऑपरेशन में। कुछ नहीं है, बस आप ये जान लो कि एक कंपनी है जैस्मिन इवेंट, वो स्ट्रगल कर रही थी किसके रिगार्डिंग, अपने क्वालिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, बस आपको ऊपर वाली लाइन से इतना ही समझना है। सबसे बढ़िया बच्चों, इनिशियली शुरू में जैस्मिन ने असाइन करा था कंप्लीट इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिंगल इंडिविजुअल, बच्चों क्या, मत दोबारा पढ़ो बच्चों, कंप्लीट वर्ड क्या, इवेंट, कंप्लीट इवेंट किसको दे दिया, एक आदमी को दे दिया, यानी तू ही डॉक्टर है, तू ही लॉयर है, तू ही जज है, तू ही प्रधानमंत्री है, तू ही सब चीज़ है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिसके रिलेटेड कारण क्वालिटी इशू आ गई, और क्लाइंट जो है सामने वाला डिससेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है। विच क्रूशली ऑर्गेनाइज स्टेप वाज मिसिंग, बताओ इनमें से कौन सा स्टेप मिसिंग था। सब सर जाहिर सी बात है, जहाँ बच्चों मैंने जहाँ फोकस करा आप उसको देखो, एक आदमी को दिया तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क मिसिंग था, डिवीजन ऑफ वर्क के साथ बच्चों आइडेंटिफिकेशन भी मिसिंग था, क्योंकि बच्चों एक ही आदमी सब चीज़ को नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं मान लो, मैं या तो आपको मैं टीचर बन सकता हूँ, या लॉयर बन सकता हूँ, या IITN कर सकता हूँ, या JEE मेंस का पेपर दे सकता हूँ, हालांकि मेरा नाम CA अंकित झा है, मैं CA कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकता हूँ। तो एक सबसे पहली गलती उसने किया डिवीजन ऑफ वर्क, यानी हर किसी एक ही आदमी को सब काम करने के लिए दे दिया। तो अभी तक को तो ये आंसर ठीक लग रहा है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कोई नाम ही नहीं पड़ा सर हमने। डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाँ ये कमी थी, पर ये ऊपर में यहाँ कवर हो गया डिवीजन ऑफ वर्क में। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी सर, इसका भी कोई ऊपर ऊपर रोल नहीं था। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि डिवीजन ऑफ वर्क हमें इस लाइन से हिंट मिल गया था, तो यही आंसर होगा। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। कई बार अगर आपको कुछ कीवर्ड मिल जाते हैं और आगे आपको ऐसा और दूसरा कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो वो क्वेश्चन भी आप ठीक करके आ सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, फॉर द अपकमिंग वेडिंग सीजन, मतलब अब एक ही बात हो ना, आगे आने वाली शादियों के लिए जैस्मिन ने एलोकेट करा स्पेशलाइज रोल। किसको, स्पेशलाइज रोल्स को एलोकेट करा। एक आदमी डेकोरेटिंग को संभालेगा, एक आदमी कैटरिंग संभालेगा, एक कोऑर्डिनेशन करेगा, बेस्ड ऑन द ईच टीम मेंबर स्किल। प्रत्येक टीम मेंबर की स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी के आधार पे क्या कर दिया, इन 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया। क्या कर दिया, बांट दिया। बताओ कौन सा डिमोनिस्ट्रेट फंक्शन यहाँ परफॉर्म हुआ है। सबसे पहले बच्चों स्टाफिंग, क्यों बच्चों स्टाफिंग क्यों हुआ है। स्किल के अकॉर्डिंग बच्चों काम को बांटना, ये हमने कब पढ़ा था, अगर आप मेरी ऊपर वीडियो देखोगे समझ आ जाओगे। स्किल स्किल प्रोडक्शन में, वो प्रोडक्शन में मान लो मैनेजर की क्या होगी, प्रोडक्शन का मैनेजर की सीट खाली है, कौन भरेगा, स्टाफिंग। प्रोडक्शन मैनेजर की स्किल्स क्या होनी चाहिए, कुछ और अलग। सेल्स मैनेजर की स्किल्स क्या होनी चाहिए, सामने वाले को कन्वेंस कर सके, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी, मेरे पास स्किल पावर नहीं है कि मैं सामने वाले को कन्वेंस कर सकूँ, खरीद सकूँ, पर मेरा सामने वाले के पास इतनी पावर होनी चाहिए, मेरा कोई मोटिव नहीं है अभी गाड़ी खरीदने का, सपोज कर लो, लेकिन सामने वाले के पास इतनी मोटिव होनी चाहिए सर
क्या बात कर रहे हो, आजकल गाड़ी इतनी सस्ती आ रही है, हम क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको 5 सर्विस फ्री कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी मुझे मोटिवेट कर देना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्किल हुआ ना बच्चों। तो आखिरी में क्या कर रहा है, ईच टीम मेंबर को स्किल के अकॉर्डिंगली और उसके कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में बांट देना। ये बच्चों क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। एक बार के लिए बच्चों आपको डायरेक्टिंग लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था, पर चूंकि ऑप्शन नहीं है तो मैं बच गया, मैं स्टाफिंग पे ही करके आऊँगा। तो सेंट्रलाइजेशन सर दूर दूर तक कोई बात नहीं। डेलीगेशन ये क्या होता है, ये होता है बच्चों अथॉरिटी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना, डेलीगेट करना। मतलब जैसे ए आदमी है, सेल्स पर्सन है, तो इसको इतनी पावर, जितनी मैंने इसे पावर दिया, मैंने इसे 1 लाख सेल करने की पावर दिया, तो उतने की सेल करने के लिए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो भी इसको दूंगा मैं, इसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी। डिपार्टमेंटलाइजेशन सर ये बात हुई है, पर ऐसी कोई चीज़ हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ये बच्चों क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केस स्टडी का कुछ गोल्डन रूल्स जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं अपने टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने फॉलो करा था। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है हार्ड लैंग्वेज, जैसे हमने तीसरा केस स्टडी पढ़ा था, वो सेल्स टारगेट अचीव नहीं करा, की मोनो ऐसी कुछ कंपनी का नाम दे दिया, डर ये डराने के लिए दिया था। सबसे पहले आपका मेंटली वो आपको डराता है। ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, जहाँ पेपर में आप जब भी बैठो पेंसिल लेके बैठो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते रहो, जरूरी नहीं है हर कीवर्ड यूज है, पर अंडरलाइन करते रहो। कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करो, जैसे दूसरा केस स्टडी, जैसी डिवीजन ऑफ वर्क आया, मेरा दिमाग चला गया किसकी तरफ, प्रिंसिपल की किसी बारे में बात हो रही है, तो फेलोर आ सकता है या टेलोर आ सकता है। तो यानी आपका दिमाग सिर्फ चैप्टर नंबर 2 पे चला गया और आपका दिमाग अननेसेसरी कुछ और नहीं सोचेगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 2 आपको अननेसेसरी मिलेंगे, जिसका दूर दूर तक कोई नाता रिलेशन नहीं होगा, कोई भाई बंधु नहीं होगा उसका। ठीक है, और हमेशा याद रखो कंसेप्ट को एक स्टोरी की तरह पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, प्लीज़ बच्चों कमेंट में बताना कि आपको ये 5 केस स्टडी कैसी लगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि और भी इस तरह की केस स्टडी मैं बढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में केस स्टडी लिख देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से।